सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं यहाँ पर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट आधे लघुत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में मैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा जो आपके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन आज बता रहा हूँ कि केंद्रक जीव द्रव्य क्या है, यानी केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यानी केंद्रक जो होता है उसके अंदर गाढ़े तरल पदार्थ एक भरा होता है जो कि चिपचिपा होता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक का जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रश्न कि कोशिका के कितने अंग होते हैं। तो कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 अंग होते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 अंग होते हैं कोशिका के। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं, यानी जीवन की आधारभूत क्रियाएं है पोषक, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय एवं वृद्धि एवं प्रजनन, ये हो जाएंगे जीवन की आधारभूत क्रियाएं। अगला प्रश्न बनता है कि जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो जीवधारियों में प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, बांट सकते हैं। वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, 3 प्रकार के प्रजनन होते हैं जीवधारियों में। अगला प्रश्न बनता है कि वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। तो वर्धी प्रजनन जो होता है वो बेसिकली ज़्यादातर पौधों में पाया जाता है, जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, यानी जड़ से किसी नए पौधे का जन्म होता है या फिर तना से किसी नए पौधे का जन्म होता है या पत्ती से जैसे अजूबा में होता है, उसमें जैसे नया पौधे का जो कोई नया पौधा जन्म लेता है उससे, तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, यानी इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और लैंगिक प्रजनन क्या होता है, यानी इस विधि में 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारुओं से जीव की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व निम्न है। पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश ही माना जाएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश तो अब ये मान के मत चलिएगा कि हाँ लाइट का प्रकाश हो गया, बल्ब का, बिजली का प्रकाश हो गया, नहीं, ये सिर्फ माना जाएगा किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश ही माना जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर में उपापचय की क्रियाओं, शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा सिर, दूसरा हो जाएगा मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा, श्वसन अंग, ये हो जाएंगे मानव शरीर के मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया। तो इतने भागों में बांटा गया, सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा व श्वसन अंग। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है साथियों यहाँ पर कि मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा अक्षीय कंकाल, दूसरा हो जाएगा अनुबंधी कंकाल। अगला प्रश्न बनता है कि पेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पेशियां होती हैं 2 प्रकार की, पहली हो जाएगी ऐच्छिक पेशियां, दूसरी हो जाएगी अनैच्छिक पेशियां। और दोस्तों जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को अवश्य से ज्वाइन कर लेंगे सभी साथी, और वहाँ पर इनको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ पर उनको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी साथी इस PDF को भी डाउनलोड कर लेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि 4 प्रकार के दांत वो कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन हैं, खनिज हैं या रफेज हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे इतने प्रकार के भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रफेज किसे कहते हैं, यानी छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे रिफेज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रिफेज कहते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा कि विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो विटामिन को बांटा जा सकता है निम्न प्रकारों में। पहला हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, यानी ए बी सी डी ई और के, ये हो जाएंगे विटामिन। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न कि किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो सिर्फ कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। वो हो जाएगा साथियों दूध। अगला हो जाएगा हमारा शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन क्या है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी प्रोटीन जिसमें युक्त हो, बिना प्रोटीन वाले को नहीं, उसमें प्रोटीन भी हो, ऐसे भोजन जिनमें प्रोटीन हो क्या कहलाते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो अपने भोजन में लगभग इसको 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन इसको पानी की आवश्यकता होती है अपने भोजन में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुपोषण क्या है। कुपोषण बताना है आपको। तो अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इससे उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा नामक रोग सभी को पता है आयोडीन की कमी से होता है, जो कि आयोडीन नमक भी आता है आजकल, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नामक रोग। अगला प्रश्न होता है हमारा कि भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो भोजन की परिरक्षण की अग्रलिखित विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां होंगी, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो हमारा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, उसके बाद ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा और डिब्बा बंदी करके, ये हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो प्रमुख संक्रामक रोग कौन से हो जाएंगे, हैजा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, ठीक है, जिसे चेचक के नाम से भी जानते हैं, और टाइफाइड डिप्थीरिया हो जाएगा, पेंचिस हो जाएगा, सुजाक हो जाएगा, पीलिया, प्लेग हो जाएगा, चेचक और खसरा, चेचक शायद एक ही है, हाँ ठीक है। उसके बाद कुकुर खांसी हो जाएगा तथा टेटनस हो जाएगा। कुकुर खांसी का मतलब आपको पता होगा कि कुकुर खांसी क्या होता है। कुकुर खांसी वो होता है जो जैसे बहुत ज़्यादा खांसी जिसकी आती है तो उसके जब खांसता है तो घें की आवाज़ आती है, मतलब एक तरह अजीब तरह से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि गला फट गया है, तो वही होती है हमारी कुकुर खांसी। अगला प्रश्न होता है कि शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। तो खराब भोजन के कारण, दूषित वातावरण के कारण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है, ठीक है साथियों। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी साथी वहां से डाउनलोड भी कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट के आधार पर, सेकंड के आधार पर आपको फर्स्ट नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच जाता है, ये होता है संक्रामक रोग, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। जैसे कि आजकल क्या होता है, संक्रामक रोग सबसे ज़्यादा है, आपको पता है ना, कोरोना वायरस है। सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा है, कोरोना वायरस है। ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप दोनों रूप से पहुंच जाता है मनुष्य के शरीर में, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से होता है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ही हो रहा है, क्योंकि किसी को दिखाई तो पड़ता नहीं कि किसको है कोरोना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि हमारा संचारी रोग क्या होते हैं। तो वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। तो छुआछूत के कारण ही क्या फैलता है, आपको पता है ना क्या फैलता है, टीबी जो होता है छुआछूत की बीमारी है। तो ये जो फैलता है 6 रोग जिसे हम कहते हैं, तो ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारा संचारी रोग हो जाएंगे। अगला प्रश्न बनता है कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, संचारी रोग और सांसर्गिक रोग। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि परमाणु का आवेश क्या होता है। परमाणु का आवेश क्या होता है। तो परमाणु का आवेश सभी को पता है, शून्य होता है।
आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग में ऐड होना चाहते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, आप डायरेक्टली ये आप सर्च करिए, बस आप डायरेक्टली ये सर्च करिए और हाई फाई स्टडी में बिल्कुल स्पेस नहीं देना आपको, एक तरफ से लिखते जाना है हाई फाई स्टडी 94। जब आप ये सर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा साथियों, ठीक है, अन्यथा आप किसी गलत चैनल पे ऐड हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि परमाणु संख्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि यहाँ पर परमाणु संख्या क्या है। अगर लिखने को आ जाता है आप सभी को, तो आप अगर अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से समझे हैं, तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है, वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो आजकल इसे अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु भार, तो परमाणु भार होता है तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, ठीक है। तो परमाणु का भार C-12 परमाणु का भार अपॉन 12, C-12 परमाणु का भार बटे 12, ये हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु अर्थात C12 परमाणु 1/12 अर्थात 66033 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है। अगला हमारा दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है कि हैजा रोग किस प्रकार फैलता है। यह बहुत ही तीव्र संक्रामक बीमारी होती है दोस्तों, ये हैजा रोग, और गर्मी के मौसम में यह रोग अधिक फैलता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है और यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप में प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में दूसरा हो जाएगा, दूसरी तरह इफेक्ट डालेगा, और बड़ों में दूसरी तरह से इफेक्ट डालेगा, और जो बूढ़े हैं उनमें दूसरी तरह से इफेक्ट डालेगा। जी नहीं, ये हर एक आयु के वर्ग के लोगों के साथ ये समान रूप से फैलती है, समान रूप से प्रभावित करती है ये। तो इसका जो जीवाणु होता है वो विब्रियो कॉलेरी होता है, हैजे रोग का जो जीवाणु होता है। अगला प्रश्न होता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है तथा लक्षण बताइए। तो मलेरिया रोग एनाफ्लीज मच्छरों से प्रसारित होता है। लक्षण क्या होते हैं कि प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी, हाथ पांव में दर्द, सिर दर्द होने लगता है, ये होता है मलेरिया रोग के लक्षण होते हैं साथियों, ये मलेरिया रोग के लक्षण होते हैं। दूसरा यहाँ पर लक्षण क्या होता है कि फिर अत्यधिक ठंड लगकर बुखार आता है, फिर ठंड की अवस्था में रोगी को कंपकपी बढ़ जाती है और यह अवस्था 1 से 2 घंटे तक चलती है। उसके बाद ज्वर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। ज्वर मतलब बुखार जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है, परंतु जी मिचलाने और वमन की शिकायत बनी रहती है। और इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन दूसरे दिन या हर तीसरे दिन बाद होती है, ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद होती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों कि जो आपके शरीर में जो मच्छर काटते हैं वो कौन से मच्छर काटते हैं, नर मच्छर काटता है या फिर मादा मच्छर काटता है? आप लोग फटाक से आंसर बताइए, उसके बाद मैं ये परमाणु से क्या अभिप्राय है उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा इसका, ठीक है। तो जिन साथियों को पता है जल्दी से बताएं सभी साथी कि इसका क्या हो जाएगा, कौन सा मच्छर काटता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि परमाणु से क्या अभिप्राय है। परमाणु से क्या अभिप्राय है, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, सभी साथी जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे जो भी नए साथी आए हैं। और जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बनेंगे साथियों। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि परमाणु से क्या अभिप्राय है, यानी किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटीन होते हैं, परमाणु का आवेश शून्य होता है और निम्न का। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो नर और मादा मच्छर में से कौन से मच्छर ऐसे हैं जो मनुष्य को काटते हैं, काटने का मतलब उनका खून चूसते हैं, कौन से मच्छर होते हैं? तो वो दोस्तों होते हैं मादा मच्छर होते हैं। क्यों होते हैं मादा मच्छर? क्योंकि मादा मच्छर को बच्चे पैदा करने के लिए, मच्छर को दूसरे अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए उसमें क्या होती है कि ब्लड की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसके कारण वो ब्लड की जो पूर्ति करते हैं वो मनुष्यों का खून चूस करके
पूर्ति करते हैं। कभी भी नर मच्छर होगा वो मनुष्य को नहीं काटता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मच्छर, बहुत से मच्छर होते रहते हैं, लेकिन उनमें से 2 ही 4 मच्छर जो होते हैं वो बैठते हैं, वही मादा मच्छर होती है। बाकी के जो मच्छर होते हैं वो बेसिकली नर मच्छर होते हैं। और नर मच्छर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और हल्का काले कलर के होते हैं, यानी उनकी जो पूंछ साइड में होती है वो काले कलर की होती है। और जो मादा मच्छर होते हैं उनका रेड कलर का होता है पीछे के साइड। क्यों होता है? क्योंकि उनमें थोड़ा सा ब्लड होता है, उनके कहीं ब्लड चूसे हुए होते हैं तो वो ब्लड रखे रहती हैं। और जो नर मच्छर होता है उनका ब्लैक कलर का होता है, उसमें सफ़ेद धारियां पड़ी होती हैं। ठीक है, आप नर मच्छर को मादा मच्छर को ऐसे पहचान सकते हो। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि निम्न का आविष्कार खोज किसने की? और मैं आपको बता दूं, जो नर मच्छर होता है वो छोटा होता है, मादा मच्छर बड़ी होती है। नर मच्छर छोटा होता है, मादा मच्छर जो होती है वो बड़ी होती है। यानी निम्न का आविष्कार खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन, परमाणु संरचना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु सिद्धांत। यहाँ पर आपको इतने का बताना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ ये 4 का तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, आराम से याद हो जाएगा। 4 पे तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, बाकी परमाणु संख्या मोराले और परमाणु सिद्धांत डाल्टन। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप परमाणु संख्या मोराले और परमाणु सिद्धांत डाल्टन। अब यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने, और परमाणु संरचना की बोर एवं रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ईटा पर नाचे। आप लोगों ने सुना होगा ईटा पर नाचे। ईटा का जो ई होता है इलेक्ट्रॉन, थॉमसन हो जाएगा, थॉमसन जिसे कहते हैं। ईटा पर पा से पा हो जाएगा प्रोटॉन, और रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, नाचे का अन्ना हो जाएगा न्यूट्रॉन, चा हो जाएगा चैडविक। ठीक है, और परमाणु संख्या जो है वो भी रदरफोर्ड, बोर एवं रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या तो इसमें आप आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाले जो बनते हैं वो पंपड हो जाएगा। ठीक है, उनको आप पंपड से याद कर लीजिए, यानी पम यानी परमाणु मोराले और पड परमाणु डाल्टन। उसके बाद इनके वर्ष तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष तो आपको इनके याद ही करना पड़ेगा। जो कि इलेक्ट्रॉन की हुई थी वर्ष 1897 में हुई थी, और परमाणु संरचना की 1913 में हुई थी, प्रोटॉन की 1919 में हुई थी, और न्यूट्रॉन की हुई थी 1932 में। परमाणु संख्या मोराले जो हुआ था वो 1913 में हुई थी, और परमाणु सिद्धांत जो हुआ था वो 1803 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना एक टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा, और ये हो जाएंगे दोस्तों भोजन के घटक। जहाँ भोजन के घटक हो जाएंगे, और आपका नीचे बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर जल और विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चित्र भोजन के प्रमुख घटक का चित्र दिया गया है। भोजन के प्रमुख घटक का चित्र दिया गया है। इनके स्रोत क्या होते हैं, प्राप्ति के स्रोत और कार्य बताना है आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं, पहला हो जाएगा क्रम संख्या भोजन के घटक, दूसरा हो जाएगा प्राप्ति के स्रोत और कार्य हो जाएगा। जो कि यहाँ पर साथियों पहला बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ये किन किन में चीज़ों में पाया जाता है, तो वो अनाज में पाया जाता है, आलू, शकरकंद, शक्कर आदि में। ये सब किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होती है किस में पाई जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और उसके बाद जो कार्य होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब यहीं पर बात आती है कि लोग जब थके होके जाते हैं तो वहाँ पर आप समोसा ही क्यों खाते हैं, क्योंकि समोसे में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आलू होता है, इसी वजह से। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा बनता है वसा। तो वसा क्या होता है, यानी वसा किस में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है और मक्खन में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। ठीक है, वसा घी, तेल, मक्खन हो जाता है, जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं उसमें पाया जाता है। उसके बाद ये क्या, इसका कार्य क्या होता है, यह शरीर को ऊर्जा एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। अगला थर्ड नंबर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन दूध, अंडा, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन, इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। प्रोटीन का सबसे बड़ा कार्य होता है, जो भी हमारी छोटी मोटी जो कोशिकाएं होती हैं, टूटी फूटी होती हैं, तो उनको फिर से वो मरम्मत कर देती है क्या, प्रोटीन। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि विटामिन्स। अब विटामिन्स किस में पाया जाता है, तो विटामिन्स हरे पत्तेदार सब्जी में पाया जाता है, फल, अंकुरित बीज में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है अंकुरित बीज जैसे चना वना आप लोग खाते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर ये पाया जाता है विटामिन्स। तो ये क्या, इनका कार्य क्या होता है, यानी रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं ये। उसके बाद हो जाएगा खनिज लवण। खनिज लवण किस में पाया जाता है, तो खनिज लवण दूध, फल, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि में पाया जाता है। और खनिज लवण का कार्य क्या होता है, शरीर को स्वस्थ रखना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा अगला पॉइंट हमारा 6 नंबर बनता है कि जल, ठीक है, जल यानी ये किससे प्राप्त होता है, यह प्रकृति से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। और इसका सबसे बड़ा काम होता है शरीर का तापक्रम स्थिर रखना, उत्सर्जन व पाचन जैसी क्रियाओं में सहायक। तापक्रम को ये स्थिर रखता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। और उत्सर्जन तथा पाचन जैसी क्रियाओं में सबसे ज़्यादा सहायक होता है जल, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है साथियों, ये होता है प्रकृति से प्राप्त। ये आपको और कहीं से नहीं प्राप्त होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से ही प्राप्त होगा, ठीक है। किससे प्राप्त होगा, प्रकृति से ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाक से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए आपको ये सब सर्च करना है, HiFi Study 94 रिसर्च करना है, ठीक है। सभी साथी इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करके और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अभी आपके 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर आपकी ये पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। सभी साथी पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाएं। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।